हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी प्लस वंस अगेन। तो हमने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि एनोड रेज क्या होती है, एनोड रेज की डिस्कवरी किसने करी थी, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में। सो नाउ अब हम पढ़ेंगे कि आयंस पे जो चार्ज होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो चार्ज होता क्या है। देखो, जैसे अगर मैंने किसी आयन के बारे में बात करी, जैसे कि सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन पे चार्ज कितना है, 1 +1 का चार्ज है। तो इस चार्ज को हम कैसे लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। मीन्स इसका मतलब क्या है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, लेस है। और मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, सेम होता है। चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर कोई ये पूछे कि सोडियम एटम पे चार्ज कितना है, तो आप कितना बोलोगे, 1 इलेक्ट्रॉन लेस है, मीन्स 1 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसका चार्ज कितना हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19 × 1 कूलम। एंड योर आंसर इज 1.6। ऐसे ही अगर मैं मैग्नीशियम पे पूछूं कि मैग्नीशियम आयन है, उस पे चार्ज कितना होता है, 2+ चार्ज होता है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, तो उसका चार्ज कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो कितना हो गया आपका, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दैट इज योर आंसर इज 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। So this is the way how we are going to calculate our charge on an ion. अब देखो होता क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी एनर्जी है किसी भी आपके कंपाउंड की या किसी भी आयन की या मॉलिक्यूलर आयन की, उसकी एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसकी जो एनर्जी होती है हम उसको किसकी फॉर्म में लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं। और ये जो आपकी एनर्जी होती है ये किसके इक्वल होती है, Q × V। देखो हम इसको Q × V तब लिखते हैं जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात नहीं कर रहे होते तब हम इसमें क्या लिखते हैं, Q × V लिखते हैं। लेकिन जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, किसके टर्म्स में आ जाती है, मास की टर्म्स में आ जाती है। तो यहाँ पे मैं एक आपका क्वेश्चनरी नोट लिख देती हूँ। जब आप ग्रेविटेशनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तब आप इनडायरेक्टली मास को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। आप बोलोगे कि मैम काइनेटिक एनर्जी तो 12 mv² होती है। तो मैंने आपको अभी बताया 12 mv² हम तब लिखते हैं जब हम ग्रेविटेशनल एनर्जी के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं है, दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। तो अब चार्ज की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, किस में होती है, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में होती है। चार्ज की वैल्यू किसके टर्म में होती है, इलेक्ट्रॉन। मीन्स Q = क्या होता है आपका, N × E। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था प्रॉपर्टीज में। तो Q × Ne का मतलब क्या है, N क्या है आपका, आयनिक चार्ज, मतलब कि उसकी वैलेंसी कितनी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, Q को मैं क्या लिख सकती हूँ, N × E × V क्या है आपका, वोल्टेज। V वोल्टेज की जो आपकी यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। तो काइनेटिक एनर्जी की आपकी वैल्यू कितनी आ गई, N × इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E क्या है इसमें, इलेक्ट्रॉन, तो N इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जैसे कि अगर मैं मैग्नीशियम आयन की काइनेटिक एनर्जी पूछूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, N की वैल्यू मैग्नीशियम के लिए कितनी होती है, 2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपको वो बोले कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है जूल्स में, तो आपको पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है। अगर आप इसको जूल्स में कन्वर्ट करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो किसके इक्वल हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से। जब आप कूलम को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका किस में वैल्यू आ जाएगी, जूल्स में। देखो कैसे आएगी, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम × वोल्ट, तो 1 वोल्ट ही रहेगा। जब तक आपको वोल्ट नहीं दी हुई मैं क्या लिखूंगी, वोल्ट ही लिखूंगी। एंड कूलम × वोल्ट क्या होता है, C × V इज योर जूल्स। सो आपकी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 3.2 × 10⁻⁻19 जूल्स। तो ओवरऑल जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, आपको हमेशा जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी जाएगी या फिर जूल्स में या फिर किलो जूल्स में। मैं आपको इसकी कन्वर्जन अभी लिखवा देती हूँ। ओवरऑल ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद है ना
तो आप बाकी कन्वर्जन खुद ही कर लोगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई, और जूल्स को किलो जूल में करने के लिए क्या करोगे आप, 10⁻³ से डिवाइड बाई, हमें पता है कि 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁻³ किलो जूल होता है। तो ये जो वैल्यू है, अगर मेरे को डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻19 ना लिख के मैं कितना लिख दूंगी, 22, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻22 कूलम। ये डायरेक्ट आपका किलो जूल में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चार्ज ऑन एन आयन। नाउ अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको अभी प्रीवियस टॉपिक कराया ना, ये उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना गिवन है आपको, 5 इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना गिवन है, 5e, इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट। एंड उन्होंने पूछा क्या है, कैलकुलेट्स इट्स काइनेटिक एनर्जी इन, किस किस में पूछी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल में एंड किलो जूल पर मोल। मोल का आपको पता है, जब भी बात मोल की आती है तो हम क्या करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैंने आपको मोलैरिटी वाले चैप्टर में कंप्लीट करवाया है। तो अब देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया मैंने आपको, Q इंटू वी। Q कितना है 5e एंड V कितनी है 20v। तो आंसर कितना आ गया, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो EV में तो आपका आंसर आ गया 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मुझे जूल्स में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं, उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा आंसर किस में आ जाएगा, जूल्स में, एंड द आंसर इज 1.6, यानी कि 16 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स, 16 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। एंड सिमिलरली अगर मुझे इसको किलो जूल पर मोल में करना है तो देखो, ये जो टर्म है पर मोल के लिए हम क्या करते हैं, 1 Na मैंने आपको बताया था कि Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो पर मोल को मैं क्या करूँगी, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, एक मोल में इतने एटम्स होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को मुझे अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको मैं एक शॉर्ट कन्वर्जन लिखवा रही हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 96 किलो जूल पर मोल। आप ये याद रख लो, आपको कन्वर्जन में दिक्कत ही नहीं आएगी। मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मेरे को जूल में करना है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल पर मोल में करना है तो 96 किलो जूल पर मोल होती है वैल्यू। बच्चों ये वैल्यू ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत टाइम सेव करेगी, ठीक है। और इसमें किया कैसे मैं बता देती हूँ, कुछ नहीं किया। अब ये जो वैल्यू ये जूल्स में आ गई, अब मुझे इसको किलो जूल में पहले कन्वर्ट करना है। तो किलो जूल के लिए मैं क्या करूँगी, 10⁻³ से डिवाइड कर दूंगी, और मोल पर मोल के लिए करने के लिए मैं क्या करूँगी, इस टर्म से मल्टीप्लाई इंटू Na। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपका क्या आएगा, 96 इंटू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, तो क्या आएगा आंसर आपका 9600 किलो जूल पर मोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और NTSC में तो भाई पूछा जाएगा ही जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर किस में है, जूल्स में, एंड दैट वन इज इन योर किलो जूल पर मोल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन करवाऊंगी। अब देखो, मैंने आपको ये जो चार्ज पढ़ाया है, अब हुआ क्या था एक्चुअली में, जब फंडामेंटल पार्टिकल्स, मैंने आपको बताया था फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है हमारे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जब डिस्कवरी हुई तो उसके बाद साइंटिस्ट को ये हुआ कि भाई हमने पार्टिकल्स तो डिस्कवर कर दिए, लेकिन अब ये पार्टिकल्स का जो मॉडल है ये कैसे स्पेस में अरेंज हो रखे हैं, हम ये कैसे पता लगाएंगे। कि जो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये पता लगाने की कोशिश करी कि अरेंजमेंट इनकी अरेंजमेंट कैसी है स्पेस में, अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन स्पेस और एटम, कुछ भी बोल सकते हैं आप,
एटम इज मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। तो अब हुआ क्या था, बेसिकली जब साइंटिस्ट ने ये चीज़ सोची कि भाई फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हो गए, लेकिन अब तक उनको ये नहीं पता था कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम में किस तरीके से रहते हैं, मींस इनकी अरेंजमेंट कैसी है। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, आपके पास 3 मॉडल्स आए थे। फर्स्ट मॉडल था हमारा जे थॉमसन मॉडल, और काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होगा, कोई मतलब थॉमसन मॉडल बहुत पुराना मॉडल है, इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, और वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। वाटरमेलन तो आपको पता ही है, वाटरमेलन क्या है, एक फ्रूट है। कैसा फ्रूट है आपका, वाटरी फ्रूट है, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तरबूज। नेक्स्ट मॉडल क्या आया था, रुदरफोर्ड, एंड द लास्ट मॉडल इज बोर्स मॉडल। अगर आपने थोड़ा बहुत भी आपको आइडिया होगा तो आपको पता है कि जे थॉमसन मॉडल इज जस्ट अ नॉर्मल मॉडल, जिसने मतलब जिसके ड्रॉबैक्स बहुत सारे थे, और शायद ही बस एक तरीके से इन्होंने इनिशिएट कर दिया। आप बोल सकते हो कि जैसे होता है ना कि भाई काम तो सभी को करना है, लेकिन एक टॉपिक हो गया कि भाई अब इनिशिएट कर दिया। तो जे थॉमसन उनमें से थे जिनके माइंड में सबसे पहले आया कि भाई हमें पता तो होना चाहिए कि भाई जो आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो स्पेस में अरेंज कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद आया था आपका रुदरफोर्ड मॉडल, ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा, बट इसके भी ड्रॉबैक्स बहुत सारे थे। मतलब कि एटम की स्टेबिलिटी क्या होगी या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होगा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा मॉडल क्या बता पाया था। सिमिलरली बोर मॉडल भी आया था, बोर मॉडल्स में भी हम क्या करेंगे, इसके ड्रॉबैक्स और बाकी चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स गेट स्टार्टेड विद जे थॉमसन मॉडल। तो देखो जे थॉमसन मॉडल में क्या था, जे थॉमसन ने ये बताया कि जो हमारा एटम होता है ना वो किसकी तरह होता है, एक वाटरमेलन की तरह होता है, ठीक है। वाटरमेलन की तरह आपका क्या होता है, एक एटम होता है, और उस एटम में जो रेड कलर का आपका पार्ट होता है, आपने देखा होगा कि जो वाटरमेलन में आपका रेडिश पार्ट होता है, मेलॉन आपने देखा है, मेलॉन इस तरीके का होता है, अंदर से क्या होता है, कंप्लीट रेड कलर का होता है, और उसमें क्या होते हैं आपके ब्लैक कलर से सीड क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। मीन्स जो आप सीड्स होते हैं, जो मेलॉन के जो सीड्स होते हैं वो ऐसे एम्बेडेड होते हैं उसमें, कहीं कहीं सीड्स आप देखते हो ना। तो ये बिल्कुल उन्होंने क्या किया, बेसिकली जब आप वाटरमेलन को कट करते हो तो कुछ इस तरीके से दिखता है आपका वाटरमेलन। तो थॉमसन ने ये बोला कि ये तो आपका एटम जो है वो एक तरीके से किसकी तरह है, वाटरमेलन की तरह है, जिसमें जो उसका रेड कलर का एरिया है वो क्या है, उसका पॉजिटिव चार्ज जो स्प्रेड है ऑल ओवर। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये क्या है आपके एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन्स आर embedded into this sphere of positive charge। मतलब उनका कहीं ना कहीं ये मानना था कि ये जो पूरा मैंने आपका कलर रीजन किया है कि सारा का सारा रीजन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। वो ये भी नहीं बता पाए कि रीजन की न्यूट्रलिटी। अब देखो आपको इतना तो क्योंकि आप पढ़ चुके हो कहीं ना कहीं, तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है आपका न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। और जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके से है, आप जानते हो इसलिए मैं आपको थोड़ा आगे लेके जा रही हूँ, कुछ इस तरीके से है, और ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। अगर मैं आपको बोर मॉडल के कंपैरिजन में इसको बताऊं, मींस आपको अभी अरेंजमेंट पता है, आई नो दैट, तो इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको ये चीज़ पता है कि अब इन दोनों में कंपैरिजन करके देख लो। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या है, एक तरीके से कंसंट्रेटेड है,
मतलब आपको कंसंट्रेटेड का मतलब आपको पता है कि एक जगह ना वो रुका हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब सारे में ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। दिस इज नॉट पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या है, न्यूक्लियस में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज क्या है आपका, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स क्या है आपके, एम्बेड है। मतलब कि एक जगह पे वो स्टेबल है, उन्होंने एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सारे में स्प्रेड हो रखे हैं। तो फर्स्ट ये जो था थॉमसन मॉडल के इसलिए फेल हो गया भाई। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो चलो उसने बता दी, इसका सिर्फ एक ही पॉजिटिव पॉइंट था कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बता पाया था बस, कि आपका जो एटम है ना वो ओवरऑल न्यूट्रल है। मतलब कि जितना ये पॉजिटिव चार्ज है ना उतना ही ये नेगेटिव चार्ज है, जिस वजह से उसका ये मानना था कि भाई एटम स्टेबल हो गया। लेकिन उसके बाद ये कुछ भी नहीं बता पाए, ना तो ये बता पाए कि एटम स्टेबल कैसे है, एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, स्प्लिटिंग्स तो बहुत दूर की बात है। जब एटम की स्टेबिलिटी ही नहीं बता पाए तो कुछ भी नहीं बता पाए। वो ये भी नहीं बता पाए कि भाई अगर ये इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है तो ये स्टेबल कैसे है। ये एक बात बताओ, नॉर्मल सी बात है, ये तो चलो आपको वाटरमेलन से कंपेयर किया गया, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है भाई, हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं। अब ये जो बीज है, अगर मैं सीड के बारे में बात करूँ तो भाई वाटरमेलन के सीड जहाँ जैसे होते हैं वहाँ वैसे ही रहते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ है या आपको यहाँ मिल जाए, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाए या कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाए तो उसकी आप कैसे बताओगे कि अभी तो इसकी पोजीशन यहाँ पे एक्स पोजीशन थी, अभी यहाँ पे वाई पोजीशन पे पहुँच गए, यहाँ पे अब थोड़ी देर बाद देखोगे अब ये जेड पे पहुँच गया। तो भाई इसकी जो मूवमेंट हो रही है स्पेस में वो तो बता ही नहीं पाए। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बिल्कुल ही उन्होंने क्या किया, बस ये बता दिया कि जो पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, और इससे ज़्यादा वो इस मॉडल के बारे में कुछ भी नहीं बता पाए, ना ही उसकी स्टेबिलिटी, ना ही उसकी स्प्लिटिंग, कैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है ऑर्बिट में, क्योंकि भाई उनके हिसाब से तो कोई ऑर्बिट था ही नहीं। न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने ये भी नहीं बताया कि भाई न्यूट्रॉन्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। ओवरऑल दिस रेड रीजन इज योर पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। दिस इज द ओनली thought which the J. Thomson model has. Now your next model is Rutherford model. अब next model Rutherford model मैं आपको next class में अपने lecture में कराऊंगी। Till then आप J. Thomson model से related अगर कोई doubt है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। I know that it is a little bit of unimportant model, but it is important to know how your structure is invented. See हम बहुत बार मेरे साथ भी होता है, ये मेरे भी मन में बात आती है कि भाई ये पेपर में नहीं आना, बट वट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस। सी अगर ये इन्वेंट नहीं हुआ होता तो इतना मैं आपको बोल सकती हूँ कि बाकी के मॉडल्स का भी ओरिजिन नहीं होता। क्यों? क्योंकि क्या होता है, आपने भी देखा होगा कई बार, आप कहते हो ना चिटिंग करते वक्त एग्जाम में, यार एक थोड़ा सा मतलब हिंट दे दे, हेड स्टार्ट करा दे, बाकी तो क्वेश्चन मैं खुद कर लूँगा। तो J. थॉमसन मॉडल मेरे हिसाब से ही इज़ दी हेड स्टार्ट, नथिंग मोर देन दैट। सो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बाकी दो मॉडल्स के बारे में बताऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हेल्दी।